हाय एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज इसका लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। उसके बाद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन को जानेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम समझेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उसमें से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग पे फोकस करेंगे, ये जानेंगे कि इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर पूरा बेसिकली बेस्ड होगा बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो आपने बेसिकली देखा होगा एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में आपको ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहला एग्जांपल कर्डिंग ऑफ मिल्क का दिया हुआ है। उसके बाद आपको ग्रेप्स के फर्मेंटेशन का दिया हुआ है, या फिर रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप एक चीज जो है जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि जो इनिशियली जो सब्सटेंसेस थे इस प्रोसेस से पहले क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हमने बात की आयरन की, तो आयरन में आयरन जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहा क्योंकि उसमें रस्ट लग गया है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस वहां पे हुआ होगा। उसी तरीके से जब हम मिल्क की कर्डलिंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। ये एक बेसिकली रिएक्शन होता है वहां पे। तो इसी की वजह से क्या होता है कि बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी सारी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which it is a process in which two or more two or more substances two or more substances interact with each other with each other to form new substances. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद। बेसिकली क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? हम क्या बोलेंगे? बाय रीअरेंजमेंट बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमने बताया कि रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स मॉलिक्यूल्स का। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड्स बॉन्ड्स होते हैं एटम्स, बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर दो एटम्स के बीच में, वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग of chemical bonds, breaking of chemical bonds and formation formation of new chemical bonds, new chemical bonds is responsible for the occurrence of a chemical reaction। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है उसमें? सबसे पहले तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू एटम्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से हम उसको एक केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं।
अब हम जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं केमिकल रिएक्शन के। जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि हम बोलेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड के अलावा रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस होता है, उस वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद हमें पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे लाइफ में जो कि केमिकल रिएक्शन है। तो अब हम जानेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1 जो हमें दी हुई है एनसीईआरटी में। तो एक्टिविटी 1.1 में क्या है, एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया है कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है और यहाँ पे बर्नर है, और ये टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल होता है और उसकी बहुत ही पतली सी स्ट्रिप, मैग्नीशियम की बहुत ही पतली सी स्ट्रिप को हम लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको पता होगा, आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को अपने लैब में करोगे तो आपको ये इन्फ्रेंस दिखेगा कि एक dazzling, dazzling एक बहुत ही ब्राइट वाइट फ्लेम से वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करते हुए दिखेगा। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं तो एक बहुत ही dazzling वाइट फ्लेम, dazzling मतलब बहुत ही ब्राइट ब्राइट फ्लेम के साथ वो जलता है। तो इसकी हम अगर वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, मैग्नीशियम आपको पता होगा मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम, और वो मेटल है सॉलिड, मैग्नीशियम रिबन है तो ऑफ कोर्स सॉलिड होगा। एयर से जो है ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है, एयर से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है, और वो जो है एक वाइट पाउडर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट पाउडर है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे एक वाइट पाउडर फॉर्म होता है ये, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये सॉलिड वाइट पाउडर होता है। तो ये क्या होता है हमारा वाइट पाउडर, इसको हम वाइट ऐश भी बोल सकते हैं, ऐश की तरह ये होता है। और इसकी अगर हम एक इक्वेशन लिखें, केमिकल इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा मैग्नीशियम मेटल होता है, इसका फॉर्मूला होता है Mg, और ये सॉलिड होता है तो हम ब्रैकेट में S लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, हवा ऑक्सीजन से, जब हम बर्न करते हैं तो ऑफकोर्स वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और बनता क्या है हमारा, हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आई होप आपने 9th में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम जो है Mg2+ होता है, और ऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्साइड 2- होता है, इस तरीके से। और ये जो है, ये जो है ये वैलेंसीज नीचे आ जाती हैं तो क्या बनता है Mg2O2। तो ये इसमें 2 जो है वो कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ जाता है तो उसकी वजह से MgO, ये हमारा फॉर्मूला बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आई होप ये बेसिक बात है जो 9th की सबको पता होगी कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो अब ये जो है बैलेंस नहीं है इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और यहाँ पे सिर्फ एक एटम है और ये सॉलिड होता है ऑफ कोर्स। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे दो एटम्स हैं, दो एटम्स है ऑक्सीजन के, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दो एटम्स है और यहाँ पे सिंगल एटम है। तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे ताकि इसका पूरा डेप्थ में हम समझ सकें कि इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है। तो अगर इस केमिकल रिएक्शन का हमें इक्वेशन लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें वो इस एक्टिविटी का इन्फरेंस मांग सकते हैं। तो इन्फरेंस में आप बता सकते हैं कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो सबसे पहले तो dazzling व्हाइट फ्लेम बनी, उसके बाद आप ये वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि व्हाइट पाउडर होता है, और ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। तो हमें लेड नाइट्रेट के बारे में हमें क्या बोला है कि हमें लेड नाइट्रेट, सॉरी,
हम सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। लेड नाइट्रेट जो है, हम लेड नाइट्रेट को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम AQ क्यों लिखते हैं? AQ का मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है वो वाटर में है, एक्वस है। मतलब हमने लेड नाइट्रेट का जो पाउडर है उसको हमने वाटर में मिला दिया, उसकी वजह से वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया, मतलब वाटर के अंदर वो सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और उसके ऊपर हमने क्या डाला? उसके ऊपर हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं क्या हमने किया। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले लेड नाइट्रेट को रखा था इस वाले बीकर में, और उसके बाद हमने पोटेशियम आयोडाइड हम यहाँ से डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। यहाँ पे येलो कलर का, दोनों ये कलरलेस थे, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस था और पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस था। और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है लेड आयोडाइड, जो कि एक सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, प्लस जो है हमारा क्या बनता है? पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये लेड नाइट्रेट जो है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्वस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली दोनों जो थे, दोनों सॉल्यूशन एक्वस थे, और बाद में सॉलिड एक चीज जो है, एक प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड बना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं येलो कलर का पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा सॉलिड जो कि रिएक्शन में बना जब हमने एक्व सॉल्यूशंस को मिलाया, जब हमने दो एक्वस या दो लिक्विड सॉल्यूशंस को हमने जब मिलाया, तो आप देख सकते हैं कि तो एक सॉलिड बना जिसको हमने येलो पीपीटी बोला, येलो कलर का प्रेसिपिटेट जिसको हमने लेड आयोडाइड बोला। अब इसी की हमें अगर केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस पोटेशियम आयोडाइड का आपको पता होगा Ki, और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद लेड आयोडाइड जो फॉर्म होता है वो होता है PbI2, जो कि होता है सॉलिड। और जब भी हमारे किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो हम इस तरीके से डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं, ताकि हम बता सके कि वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और वो प्रेसिपिटेट कौन से कलर का है? येलो पीपीटी। पीपीटी का मतलब येलो प्रेसिपिटेट। और साथ में हमारा क्या बन जाता है? साथ में हमारा बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसी इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करके लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2Ki और यहाँ पे 2KNO3। आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पूरा बैलेंसिंग का पार्ट सीखेंगे। तो इस वाले एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हमने दो एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया और येलो कलर का हमारा एक सब्सटेंस बना, जो कि है लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना। उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाली एक्टिविटी में। जो आज की लास्ट एक्टिविटी है वो है, आज के लेक्चर की लास्ट एक्टिविटी है वो है, हम जिंक ग्रैन्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है, जिंक ग्रैन्यूल्स को, और उसके ऊपर से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो हम देखते हैं इसका क्या इक्वेशन बनेगा। आपको पता होगा जिंक, जिंक सॉलिड होता है, ग्रैन्यूल्स है सॉलिड होगा, और हमें क्या लेना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली जो एक्टिविटी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। तो हम दोनों का इक्वेशन को समझेंगे। तो उससे क्या होता है? जो फॉर्म होता है वो होता है जिंक सल्फेट, सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता होगा कि देखिए, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिक्विड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है लिक्विड है। तो ऑफ कोर्स इससे कुछ गैस अगर निकल रही होगी तो कुछ उससे बबल्स के फॉर्म में निकलेगी, और इसी टाइप की इवोल्यूशन को हम बोलते हैं एफरवेसेंस। इसका मतलब क्या होता है कि बबल्स के फॉर्म में गैस निकल रही है, क्योंकि वहां पे एक सॉलिड मीडियम, क्योंकि वहां पे एक लिक्विड मीडियम है। और अगर हम इसकी हम क्या बोलेंगे, हम इसकी अगर केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जिंक आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, और हमें ऐसे लिखते हैं डाइल्यूट।
और इसमें क्या फॉर्म होता है, इस वाले रिएक्शन में फॉर्म होता है जिंक सल्फेट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, प्लस हाइड्रोजन। मैंने आपको लास्ट वाली एक्टिविटी में बताया था कि अगर कोई गैस इवॉल्व, जब कुछ बन रहा होता है, सॉलिड बन रहा होता है, हम नीचे वाला साइन बनाते हैं, और कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है तो हम इस तरीके से साइन बनाते हैं कि गैस इवॉल्व हुई है, ऊपर की तरफ को एरो। ओके, तो ये इस एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ली तो क्या होगा। अगर हमने मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली, क्योंकि दोनों उसमें मेंशन किए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली तो जिंक सॉलिड है, साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे इसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस, जो वो इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो इसका हम अगर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें सब जहाँ पे हमने वर्ड्स लिखे हैं उनको उसके फॉर्मूला या फिर सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और डाइल्यूट फॉर्म में है तो नीचे DIL डॉट लिख देंगे। उसके बाद जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसका फॉर्मूला होता है प्लस H2 गैस, और ये इस तरीके से, क्योंकि ये गैस इवॉल्व हो रही है, और जिंक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ऊपर वाली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये वाली इक्वेशन पूरे तरीके से बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे Cl जो है वो 1 एटम है और यहाँ पे 2 एटम्स है, इस तरीके से H के यहाँ पे 1 एटम है, 2 एटम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, जिसकी मदद से हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक इस वाली एक्टिविटी का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रीवियस जो भी हमने रिएक्शंस पढ़े उससे आइडिया लग गया होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जिन जिन सब्सटेंसेस ने रिएक्शन में पार्ट लिया उनको हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंसेस बने केमिकल रिएक्शन के बाद उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि substances which take part in a chemical reaction, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, substances which are formed after a chemical reaction। ओके, तो अगर हम एग्जांपल ले, हमने फर्स्ट एक्टिविटी में जाना था कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, तो फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है, और रिएक्टेंट्स भी कभी कभी एक ही होते हैं। आप देखोगे जब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे वहां पे आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो ढेर सारे। तो ये हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली बात कर दी, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया।
अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट और आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमने जितने भी एक्टिविटीज पढ़े, जितने भी एग्जांपल्स पढ़े, वहाँ पे आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा। जैसे फर्स्ट वाली एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक वाइट फ्लेम, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ कुछ रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, सिंक वाली में, तो आप देखिए कि जिस भी टेस्ट ट्यूब में या जिस भी फ्लास्क में आपने एक्सपेरिमेंट किया है, वहां पे आप देखोगे कि हीट फॉर्म हो रही है, वो फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हीट फॉर्म हुई। या फिर आप देख सकते हैं कि येलो, या फिर आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है। ये दोनों कलरलेस थे, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे एक एक जो प्रोडक्ट है उसमें से एक जो है वो कलरलेस है, जो कि येलो आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी केमिकल रिएक्शन की, तो हम उनको कैसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहली हमारी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शन की, वो होती है चेंज चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट। उसके बाद होती है हमारी चेंज इन कलर, जैसे हमने पढ़ा था और लेड नाइट्रेट वाले एग्जाम्पल में, चेंज इन कलर। उसके बाद तीसरी होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में पढ़ा था, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला एग्जाम्पल, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही थी। उसके बाद हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज होती है, और हम ये 5 प्रॉपर्टीज जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट, उससे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, चेंज इन स्टेट। तो हम ढेर सारे एग्जांपल्स ऐसे पढ़ेंगे हर एक प्रॉपर्टी के, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि ये किन किन चीजों की बात कर रहा है। चेंज इन स्टेट में जो है हम एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम वाटर के फॉर्मेशन की बात करें, तो हाइड्रोजन जो है गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचुरली, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, जो कि नेचुरली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं अपने सुटेबल कंडीशन में, तो ये वाटर फॉर्म करते हैं, और वाटर अपनी नेचुरल कंडीशन में लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा यहाँ पे जो है गैस गैस और यहाँ पे प्रोडक्ट में लिक्विड हो गया, तो आपने देखा कि स्टेट चेंज हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, उससे पहले हम इस वाली इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे। नेक्स्ट वाली लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगी कि मैंने इनको कैसे बैलेंस किया। उसके बाद इस पार्ट में चेंज इन स्टेट में हम एग्जांपल देखेंगे। जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी वहां पे क्या था, हमने मैग्नीशियम सॉलिड लिया, उसके बाद हमने उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया, जो कि गैस थी। अब गैस सॉलिड, एक सॉलिड और एक गैस है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ सॉलिड बने, कुछ ना कुछ गैस बने, लेकिन एंटायरली जो हमारा सब्सटेंस था, जो हमारा प्रोडक्ट था, वो सॉलिड बना, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 MgO, इस तरीके से बैलेंस। तो चेंज इन स्टेट के जो है हमने 2 एग्जांपल पढ़ लिए। सबसे पहले हमने वाटर का पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहाँ पे हमने क्या क्या देखा, गैस गैस लिक्विड, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड था, एक गैस था, जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का वो कम्प्लीटली सॉलिड है। तो ये हमने चेंज ऑफ स्टेट में एग्जाम्पल पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो थी चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तो इसके भी हम एग्जांपल्स एक्चुअली हमने पढ़ लिए हैं एक्टिविटी में, जो हमारा एग्जांपल था इसका। लेकिन इसमें सबसे पहले एग्जांपल हम वही लिखते हैं हमने जो पढ़ा था, लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये एक्वस है, प्लस PbNO3 प्लस Ki
पोटेशियम आयोडाइड जो कि एक्वस है, वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, वो आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों, और उससे क्या बनता है PbI2 जो कि एक सॉलिड है, और वो क्या है, वो क्या है, येलो पीपीटी है, येलो पीपीटी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कलरलेस से एक कलर हमारे पास आ गया, तो लेड आयोडाइड हमारे पास आ गया जो कि कलर्ड पीपीटी है, और 2KNO3 जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों कलरलेस थे, ये दोनों कलरलेस थे, और इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक कलर्ड पीपीटी बन रहा है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो कि है Ba बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये क्या फॉर्म करता है हमारा, ये फॉर्म करता है BaSO4, BaSO4 जो कि एक पीपीटी होता है, और ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन की वजह से जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं हमारा एक कलर्ड पीपीटी या फिर कलर्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो फिर ये एक सेकेंड एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो थी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमने एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ लिया था हमारी एक्टिविटी में, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का हमने एग्जांपल पढ़ा हुआ था जिंक वाले केस में, हमने जब उसके साथ जिंक ग्रैन्यूल जो कि जिंक सॉलिड होता है प्लस हमने उसका रिएक्शन कराया था डाइल्यूट HCl के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ओके, सो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जांपल है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल इसका डिस्कस करेंगे जो कि है सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब होता है तो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। और यहाँ पे वाटर जो है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म से इवॉल्व होता है, वो इसलिए वो इवॉल्व होता है क्योंकि इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस के फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। तो ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका एग्जाम्पल जो है मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था कि जब हमने इस प्रीवियस रिएक्शन में, यहाँ पे इस वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, इस वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो गैस इवॉल्व होती है और एसिड के साथ ऑफ कोर्स रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे हीट भी निकलती है, और जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है उस वाले रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और कोई भी रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज करते हैं उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसमें आपका आएगा सबसे पहले, हम बोल सकते हैं कि जिंक का रिएक्शन या किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करेंगे तो वो ऑफ कोर्स हमें हीट की इवोल्यूशन होती है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया, और फॉर्म क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस
जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। गैस निकल रही, गैस यहाँ पे निकलेगी, इसीलिए हम एरो ऊपर की तरफ को करेंगे और यहाँ पे हम हीट लिखेंगे। और इसको, इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो जो हीट निकल रही है इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि मीथेन गैस, मीथेन गैस का अगर हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये CO2 रिलीज करती है, जो कि गैस होती है, तो हम ऊपर का साइन करेंगे, प्लस वाटर रिलीज होता है, प्लस हीट रिलीज होती है। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा एक्सोथर्मिक का है। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली कंबशन है। कंबशन आपको पता हो, कंबशन में जो है वो हीट रिलीज होती है। कंबशन मतलब हम कार्बन के कंपाउंड्स को अगर हम रिएक्ट करा दें ऑक्सीजन के साथ, ये मीथेन जो है वो कार्बन का कंपाउंड है, इसका हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बेसिकली कंबशन बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है, साथ में हीट फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हीट रिलीज हो रही है। इसी तरीके से एंडोथर्मिक भी होते हैं, बट एंडोथर्मिक एज सच हमारे एनसीईआरटी में उतना एग्जांपल नहीं दिए, एग्जांपल दिए ही नहीं तो फिर उसका ज्यादा यूज नहीं है और वो बोर्ड में भी नहीं आएगा। बेसिकली अगर आप बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है और अमोनिया गैस जो है रिलीज होती है। तो वो भी एक प्रोसेस है जहाँ पे हीट एक्चुअली यूज होती है। तो टेम्परेचर जो है वो उस जिस भी फ्लास्क में वो रिएक्शन होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन का ऐसे हमारे उसमें कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं, इसलिए आपको उसका याद करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि हमने बेसिकली पढ़ी ली है, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, कि हम बेसिकली किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम दो एक्वस सॉल्यूशन को, दो से ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम यूज कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकते हैं, हम सबसे पहले जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा था लेड नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस aqueous प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आप जितने ज्यादा बार इन रिएक्शंस को लिखोगे आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जितनी बार आप रिएक्शंस को याद करोगे, जितनी बार आप लिखोगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और ये फॉर्म होता है लेड नाइट्रेट। और ये क्या है? ये हमारा येलो कलर का पीपीटी है, ये हमारा येलो कलर का पीपीटी है। ये वाला एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, और एक्टिविटी से बेसिकली इन्फरेंस एंड कंक्लूजन वाले चीजें जो है वो बोर्ड में पूछ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका लिखेंगे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस जो है, इसका हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? इसका हम रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट BaSO4, जो कि क्या है, जो कि एक वाइट पीपीटी है, वाइट कलर का पीपीटी है, बेरियम सल्फेट, वाइट कलर का पीपीटी है, बेरियम सल्फेट। प्लस हमारा क्या बनता है? प्लस हमारा बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक्वस होता है। आपको इसमें ये जो रिएक्शन है, आपको आगे आप जब पढ़ोगे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसको बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लेड है, लेड का रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करा दीजिए, और यहाँ पे जो पोटेशियम है इसका रिएक्शन आप नाइट्रेट के साथ करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जो ये वाला केटायन है ये इसके वाले एनायन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये आप समझिए क्या मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो एनायन है, ये वाला जो केटायन है वो दूसरे जो कंपाउंड है उसके एनायन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो फिर क्या बनना है, लेड आयोडाइड बनना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, और जो सेकंड जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ये वाला केटायन जो है वो दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसकी मदद से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एनायन और केटायन का एक्सचेंज हो जा रहा है। उसी तरीके से इसमें भी देखिए आप, बेरियम जो है वो इस ये बेरियम इसका कैटायन है, ये सल्फेट इसका एनायन है, दोनों आपस में रिएक्ट कर ले रहे हैं। और इस वाले पार्ट में हाइड्रोजन, इस वाले पार्ट में दूसरे वाले जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हाइड्रोजन जो है और यहाँ पे क्लोराइड है वो आपस में रिएक्ट कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे लेड, ये वाला केटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसी तरीके से ये वाला केटायन इसके वाले एनायन से रिएक्ट कर रहा है। ये सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ये वाला केटायन जो है वो इसके वाले एनायन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम देख सकते हैं कि ये वाला केटायन जो है इस वाले केटायन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली पढ़ी। हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट के बारे में, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये बेसिकली आ सकता है सवाल। उसके बाद हमने चेंज इन स्टेट में दो इक्वेशन देखी। वो इक्वेशन कौन कौन सी थी, हमने सबसे पहले देखा कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो वाटर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे स्टेट चेंज क्या हुई, यहाँ पे गैस थी, यहाँ पे गैस थी, फिर ये एक लिक्विड बन गया। यहाँ पे सेकंड में हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है हमने उसको बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो सॉलिड गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्म क्या कर रहा है, सॉलिड। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन हुई जिसमें हमने चेंज इन स्टेट की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन कलर की। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। ये एक्टिविटी थी हमारी, हम देख सकते हैं, ये देखिए ये हमने एक्टिविटी पढ़ी थी। तो ये जो है दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन जब हमने इनको मिला दिया तो येलो कलर का एक जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये हमने चेंज इन कलर की बात जो की, चेंज इन कलर की जो बात की हमने कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों जो वो हैं कलरलेस एक्वस सॉल्यूशंस हैं, और उनके रिएक्शन से एक येलो कलर का पीपीटी बन रहा है जो कि है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन रहा है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में हमने बात की कि बेरियम क्लोराइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसकी मदद से बेरियम क्लोराइड व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रही है। और जो थर्ड एग्जांपल हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस का, कि जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक क्लोराइड बनता है जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये हमारा एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। उसी तरीके से हमने सोडियम कार्बोनेट का देखा, सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। ओके, और जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी चेंज इन टेम्परेचर की, तो बेसिकली हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े, जहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, साथ में हीट भी बन रही है। जिस भी फ्लास्क या जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप इस रिएक्शन को करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब, वो कंटेनर जो वो गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, और जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा मीथेन गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर भी रिलीज होता है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है रिएक्शन, इसलिए वाटर भी है जो वाटर वेपर के फॉर्म से रिलीज होता है, और हीट रिलीज हुई इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये अगेन वही वाला एग्जांपल जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया
दोनों एक्व सॉल्यूशन थे। एक्व सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो पानी के अंदर हो, मतलब लेड नाइट्रेट जो सॉलिड है उसको हमने पानी में डाला तो उसका एक्व सॉल्यूशन बन गया। उसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड का हमने सॉल्यूशन अगर पानी में डाला तो उसका सॉल्यूशन एक्वस बन गया। जब हमने इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया तो येलो कलर का सॉलिड बन रहा है और उसी को हम येलो पीपीटी बोलते हैं। और एक हमारा जो है इसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। और बेरियम क्लोराइड जो है ये सेकंड एग्जांपल है हमारा, ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो एक्व सॉल्यूशन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा बेरियम सल्फेट बन रहा है जो कि एक्चुअल में एक वाइट पीपीटी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारा एक्व सॉल्यूशन बच रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से रिएक्शन था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये वाला केटायन इसके वाले एनायन के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाला कैटायन इसके वाले एनायन के साथ रिएक्ट करेगा। उसी तरीके से ये वाला कैटायन इसके वाले एनायन के साथ और ये वाला कैटायन इसके वाले एनायन के साथ, तो इनकी मदद से प्रोडक्ट बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे लेड आयोडाइड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने चेंज इन स्टेट देख लिया, चेंज इन कलर देख लिया, एवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिया, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक जो बेसिकली टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने क्या क्या देख लिया। उसमें हमने बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है वो देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि हमें एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, मैग्नीशियम ड्रिवन बर्निंग और ये यहाँ पे लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन और फिर जिंक और एसिड का रिएक्शन। उसके बाद हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन समझ ली, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और ढेर सारे केमिकल इक्वेशन। ऑफ कोर्स आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज symbolic representation symbolic representation of chemical reaction। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि हम किसी भी रिएक्शन को उनके वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हम वर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता होगा कि कार्बन कैसे रिएक्ट करता है। कार्बन रिएक्ट करता है इन सॉलिड फॉर्म, तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम उसको बर्न करेंगे तो फिर क्या फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये फॉर्म हो रहा है ये इसकी वर्ड इक्वेशन होगी। हमने वर्ड्स में लिख दिया कि कौन कौन सी चीज किस किस के साथ रिएक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसी की जगह हम क्या करेंगे, हम कार्बन का सिंबल यूज कर लेंगे। ऑक्सीजन का सिंबल नहीं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑक्सीजन O2 एज O2 एग्जिस्ट करता है तो ऑफ कोर्स इसका फॉर्मूला। उसके बाद हम जो है वो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे CO2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। ये हमारा वर्ड इक्वेशन है और ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि नाइट्रोजन गैस, आपको पता होगी नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। तो वो फॉर्म क्या करती है, वो फॉर्म करती है अमोनिया। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है और ये फॉर्म करती है अमोनिया ये गैस होती है। अब हम इसी इक्वेशन को इसी वर्ड इक्वेशन को केमिकली लिखें, केमिकल इक्वेशन, तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है और दोनों गैस होती हैं। ये रिएक्शन होती है बहुत ही ज्यादा, इसमें इसको हम लिख सकते हैं
कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे HT HT HP हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो रिएक्शन होती है तो फॉर्म क्या करती है, ये फॉर्म करती है अमोनिया NH3 जो कि है गैस। तो इस तरीके से ये हमारी वर्ड इक्वेशन है, यही इस रिएक्शन की वर्ड इक्वेशन है, और ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन को हम ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen O2 oxygen gas to form water जो कि लिक्विड होता है। इसी को हम अगर फॉर्मूलाज और सिंबल्स की मदद से लिखेंगे तो क्या होगा, H2 गैस plus O2 gas forms H2O which is liquid। तो फिर से हमारी वर्ड इक्वेशन ये हो गई वर्ड इक्वेशन, और ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दी। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे हम उसके दो बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम उसके फॉर्मूलाज, अगर कोई कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूले, या फिर सिंबल, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके सिंबल्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन होती है, और ये हमारी दो डिफरेंट रिएक्शन की हमने वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन दोनों पढ़ी। इसके बाद जो है केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस में, जितने भी हमने इक्वेशन लिखी उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। The symbols and elements of the formula of reacting substances are written on the left hand side of the equation with a plus sign between them। हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, हम इक्वेशन लिखेंगे, मान लीजिए हमने रिएक्शन लिखी मैग्नीशियम वाली Mg, यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिखी Mg प्लस O2 gives MgO 2 तो आपको ये आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पे हम इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम इनको लिखते हैं with the प्लस साइन बिटवीन देम। तो यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज किया, दो जो है हमारे रिएक्टेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने प्लस साइन का यूज किया। द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हमने राइट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा विद द प्लस साइन। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है तो हम उसको प्लस साइन का यूज करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं H2 या H2 नहीं, वेट, अगर हम कोई एग्जाम्पल ली, जैसे हमने लिखा जिंक सॉलिड प्लस 2HCl जो कि हमारा जिंक और एसिड का रिएक्शन था। तो हमने क्या किया, वेट, यहाँ पे लिखते हैं जिंक सॉलिड प्लस 2HCl जो कि हमारी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका हमने जो फॉर्म किया उससे क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। तो H2 गैस जो है वो फॉर्म हुई। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जिंक क्लोराइड फॉर्म हो रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, तो दो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने बीच में प्लस साइन का यूज कर दिया। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिएक्टेंट्स को लिखा और राइट हैंड साइड में जो हमने प्रोडक्ट्स को लिखा विद द प्लस साइन बिटवीन देम। एंड एरो इज पुट
in between the reactants and the products. So of course ये जो है ये reactants हैं, ये जो है ये products हैं, बीच में हम एक arrow को use कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये reactants हैं, यहाँ पे ये products हैं, बीच में हम एक arrow को use कर रहे हैं ताकि हम differentiate कर सकें between the reactants and the products. और the physical state of the reactants and the products are also mentioned. तो physical state में कुछ भी हो सकता है, physical state में हम लिख सकते हैं जैसे कि अगर हमें solid को दिखाना है, wait, अगर हमें सॉलिड का दिखाना है तो सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, या बेसिकली अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है, अगर हम बोलें कि प्रोडक्ट में कोई गैस निकल रही है तो फिर उसको हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। ओके, तो गैस निकल रही है तो फिर हम उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से। और अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है तो हम उसको AQ से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट। और कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो प्रेसिपिटेट को हम PPT इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन जो है अगर हम लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसकी फिजिकल स्टेट किस तरीके से मेंशन करनी है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि सॉलिड जो है वो S से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल s से, लिक्विड को L से, गैस को G से, स्मॉल g से, एक्वस सॉल्यूशन को AQ से, स्मॉल AQ, और प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होगा तो PPT का यूज करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली जो थी आज की हमारी पूरी लेक्चर थी, आज हमने जितना भी पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बैलेंसिंग के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बेसिकली वो क्वेश्चन ज़्यादा यूज करेंगे, वो रिएक्शन ज़्यादा यूज करेंगे जो आपको बहुत सारे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होंगे, जैसे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो है एसिड बेसिस वाले चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन जो है वो यूज होने वाली है, जिसमें आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली बैलेंसिंग का पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों रिक्वायरमेंट है बैलेंसिंग की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और उसमें बेसिकली चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस, आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।